तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये अंदाज़ मेरा नहीं, अपनी शायरी से महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर खींचने वाले शख्स के हैं। महाभारत की उस लड़ाई में संजय युद्ध के मैदान का हाल धृतराष्ट्र को सुनाते थे। हमें महाराष्ट्र के मौजूदा महाभारत की कहानी भी संजय ही सुनाते हैं, लेकिन शिवसेना के संजय राउत। लेकिन खुद संजय राउत की क्या कहानी है? मार्केटिंग की दुनिया से पत्रकारिता जगत होते हुए कैसे महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नाम हो गए, इस वीडियो में हम आपको ये कहानी सुनाएंगे। बीजेपी नेताओं ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संजय राउत सामने आए और लगभग मजे लेने वाले अंदाज में कह दिया कि अगर आप यानी बीजेपी राज्यपाल से मिली तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप राज्यपाल को बहुमत के लिए जरूरी 145 विधायकों की लिस्ट भी दें। राउत ने कहा, यह साफ है कि आपके पास यानी बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। आप खुद कहते हैं कि आपके पास नंबर नहीं है, आपको यह कहना चाहिए कि आप विपक्ष में बैठेंगे। संजय राउत की यही बेबाकी उनको खास बनाती है। इस वक्त अगर आप महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे को देखेंगे तो आपको सेंटर में सिर्फ एक चेहरा नजर आएगा, संजय राउत का। 24 अक्टूबर को अभी रुझान ही आ रहे थे कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत सामने आए और बीजेपी के साथ 50-50 फार्मूला तय करने की बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि शिवसेना का इरादा साफ है, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होगा और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ जो फार्मूला तय हुआ है उसे ही लागू किया जाएगा। अगले दिन ही संजय राउत ने पेश किया अपना कार्टून। इस कार्टून में शिवसेना के चुनाव चिन्ह शेर के हाथ में कमल का फूल और गले में घड़ी यानी एनसीपी का चुनाव चिन्ह था। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, व्यंग चित्रकार का कमाल, बुरा न मानो दिवाली है। इसके बाद एक और बयान आए और अब तक अपने ही रुख पर अड़े रहने वाले संजय राउत को देखकर लगता है कि शिवसेना की तरफ से मोर्चा न आदित्य ठाकरे ने संभाला है, न एकनाथ शिंदे ने संभाला है, सिर्फ और सिर्फ संजय राउत संभाल रहे हैं। लगे हाथ कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। संजय राउत ने एक और ट्वीट पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, जो लोग कुछ भी नहीं करते वो कमाल करते हैं। ऐसा तो उन्होंने नहीं लिखा कि यह कांग्रेस के लिए था, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए कांग्रेस के लिए लाइन फिट बैठती है। बीजेपी की बात हो रही है, शिवसेना के तंज की बात हो रही है, एनसीपी के वार की भी बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस तो मार्केट से गायब ही दिखती है। अब संजय राउत का एक और ट्वीट था, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले सफर में मजा आता है। अब ये संजय राउत का पूरा सफर क्या है, कैसे वो राजनीति में आए, ये भी जानेंगे। इस वक्त संजय राउत महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं, लेकिन इस मुकाम तक संजय राउत पहुंचे कैसे, जानते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लंबे समय से कवर कर रहे हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े से। संजय राउत के बारे में एक चीज आप जान लीजिए कि जब वो उन्होंने पत्रकारिता के अपने करियर की शुरुआत की, तब से उनका ये बिंदास अंदाज जो है वो देखने को मिलता है। 1980-81 में संजय राउत ने इंडियन एक्सप्रेस के मराठी साप्ताहिक अखबार लोक प्रभा में अपनी शुरुआत की, लेकिन उस वक्त ये याद रखिए कि उनकी पहली नौकरी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग सेक्शन में थी। लेकिन मुंबई में जिस तरह का उनका जनसंपर्क था और जिस तरह की उनकी लिखने की शैली थी, 1 साल के भीतर ही उनके संपादक ने उन्हें एडिटोरियल डिपार्टमेंट में जगह दे दी। और संजय राउत ने उस वक्त मुंबई में जो गैंग वॉर था और जिस तरह से अंडरवर्ल्ड यहाँ पर काम करता था, उसकी इनसाइड स्टोरी लाना शुरू किया और लोक प्रभा में अपने बेहतरीन लिखने के अंदाज से वो पेपर का ये सेक्शन भयंकर लोगों में पॉपुलर होने लगा। और स्थिति यहाँ तक थी कि जिस तरह जब भी ये लोक प्रभा का अखबार साप्ताहिक यानी हफ्ते में एक दिन आता था, पूरी कॉपियां जो है वो बिक जाती थी, एक भी कॉपी स्टॉल पर नहीं मिलती थी। ये उस वक्त संजय राउत की लिखने की स्टाइल थी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अभी बात वहीं फंसी है जहां 24 अक्टूबर को नतीजों के बाद फंसी थी। बीजेपी तब भी खामोश थी, आज भी खामोश है। शिवसेना और संजय राउत तब भी मुखर थे, आज भी हैं। रही बात जनता की, तो जनता तब भी परेशान थी, सोच रही थी क्या होने जा रहा है, और आज भी परेशान है कि क्या होने जा रहा है।